हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी वीडियो से बनेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था? 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट इज, मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान की मूल अधिकारों की परामर्श समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट इज, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भारत सरकार एवं भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट है प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल। तीसरा पॉइंट इज स्थानीय प्राधिकारी और चौथा इज अन्य प्राधिकारी। ये सारे लोग राज्य के अधीन आते हैं, इनको राज्य बोला जाता है ना। अगला इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? 7 मूल अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 19(1)(4) में तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था। अब हम देखते हैं मूल अधिकार हमारे पास कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा मूल अधिकार हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में। चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। नेक्स्ट इज संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमको दिया गया है आर्टिकल अनुच्छेद 29-30 में। छठवां मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तेल और प्राकृतिक गैस निगम आते हैं, जीवन बीमा निगम आता है और स्थायी एवं अन्य प्राधिकारी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? किसके तहत हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार, कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 में है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया था? भाग 12 में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 12 में। क्वेश्चन बनता है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो मूल अधिकार की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्ण विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत पूर्ण विधियों पर लागू होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों की मांग 1928 में की गई थी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928 में। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? बाध्य, योग्य और न्योचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 किया था। किसके नाम से? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की प्रतिक्रिया के स्वरूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 बाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13 न्यायाधीश थे और ये सबसे ज्यादा न्यायाधीश इसी में थे। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस.एम. सीकरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्बंधन की नियुक्तता किसका विषय है? न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है। न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है। निर्बंधन की नियुक्तता किसका विषय है? न्यायिक पुनरावलोकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 32 में है और अनुच्छेद 136 में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों की छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? आच्छादन का सिद्धांत पूछा जाता है क्वेश्चन में। आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 13 में है। दूसरा पूछा जाता है पृथक्करणीय का सिद्धांत किसमें है? तो अनुच्छेद 13 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है अधित्याग का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अनुच्छेद 13 पर आधारित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? संविधान पूर्व विधियों को शून्य घोषित किया गया है। अनुच्छेद किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं, इनको शून्य कर देता है अनुच्छेद 13(2). नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया है? किस अनुच्छेद में विधि का अर्थ दिया गया है? अनुच्छेद 13(3) में। 13(3) काम है।
विधि का अर्थ संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है 13(3) काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बात के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद के द्वारा आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब हम देखते हैं मूल अधिकार से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो हमारे उसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी सब आते हैं राज्य के अंदर। अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है? मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने की विधियां किसमें दी गई हैं? अनुच्छेद 13 में दी हुई हैं। अनुच्छेद 13(1) में क्या दिया हुआ है? संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधियां जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत हैं सभी उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। ये अनुच्छेद 13(1) में दिया हुआ है। अनुच्छेद 13(2) में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है ना। नेक्स्ट आर्टिकल 13(3) में क्या दिया हुआ है? विधि का अर्थ दिया गया है। ये क्वेश्चन बन जाता है, विधि का अर्थ किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 13 भाग 3 में दिया हुआ है ना, अनुच्छेद 13(3) में। नेक्स्ट अनुच्छेद 13(4) में क्या दिया हुआ है? यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1931 द्वारा जोड़ा गया था, 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी, क्योंकि इसमें विधि की परिभाषा दी गई है, विधि का अर्थ बताया गया है अनुच्छेद 13(3) में, है ना। अब हम देखते हैं पहला आर्टिकल हमारा कौन सा है? समता का अधिकार, है ना। इसको डिटेल में देखेंगे अच्छे से, और समता के अधिकार से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी वीडियो से बन जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। इसमें मौलिक अधिकार का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर पेपर में आएगा तो। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 13 से 18 तक, है ना। समता का अधिकार किसके बीच में आता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद जो हैं उसमें समता का अधिकार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 14 करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में ही प्रावधानित है कानून का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है उसका? समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा नियंत्रण ही विधि का नियम या कानून का अधिराज्य कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही के रूप में प्रतिपादित किया गया है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बात में अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत संवैधानिक आधिकारिक लक्षण है? ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 बाद में दिया गया है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का अंग है? अनुच्छेद 14 नैसर्गिक न्याय का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मद्रास राज्य बनाम देयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर कोई भेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मत विभेद करने से राज्य को रोकता है? अनुच्छेद 15(1). नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्राप्त होती है? स्त्रियों और बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकारों में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को समाविष्ट किया गया था? 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा 15(5) को समाविष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस बाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? डी. पालराज बनाम भारत संघ के बाद में इसको संवैधानिक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस बात के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेशन किया गया था? पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(5). नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में किया गया है आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 15(6) व 16(6). ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? 16(1) और 16(2) अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्राप्त कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दिशा में लागू किया जाता है? अनुच्छेद 16 लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, अनुच्छेद 15(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, अनुच्छेद 15(6) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये बात कही गई है 15(6) में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% की सुविधा प्रदान की गई है। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करना, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अनुच्छेद 14 व 16 को मिलाकर पढ़ना ही
समान कार्य के लिए समान वेतन को निगमन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 16(4) का किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर स्थापित किया गया था? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा इसको अंतर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 16(4) का किसके लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कराता है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 16(4) नौकरियों में प्रोन्नति का आरक्षण प्रावधान कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीपी मंडल 1 जनवरी 1979 की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अस्पृश्यता का उन्मूलन का ये आर्टिकल पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण की समाविष्टि है? समता का अधिकार में। नेक्स्ट देखते हैं, किस बात के माध्यम से यह अंतर निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 18 में उन अविजात्य उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है जो आनुवंशिक होती थी? कौन सी? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में ये उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है। अब देखते हैं, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया कैसे किया गया उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 18 को अच्छे डिटेल में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18(1) में क्या बोला गया है? राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये पहला क्लॉज है। 18(2) में क्या बोला गया है? भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में क्या बोला गया है? कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये 18(3) में बोला गया है। फिर 18(4) में क्या बोला गया है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये बोला गया 18(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यम से किया जा सकता है? पहले हम कानून बनाकर उसका कर सकते हैं अस्पृश्यता का निवारण। दूसरा, शिक्षा की उन्नति के द्वारा। और तीसरा है जागरण के द्वारा भी हम अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा उसको अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? 4 अनुच्छेदों द्वारा हमको स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? ये फ्रांस की क्रांति की देन है। स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एबी डयासी ने किया था। किसने किया था? एबी डयासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि का सम्मान संरक्षण किस देश के
संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग डयासी ने किया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं विधि के समक्ष समता से आशय है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं विधि के समक्ष समान संरक्षण क्या होता है। इससे आशय है कि जो भी व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि समस्त प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है तो मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 17 देता है। अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 पढ़ने को साथ में पढ़ेंगे तो ये अस्पृश्यता के आचरण को दंड विहित करने का विधि बनाने की शक्ति देता है। अब हम देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में विहित दंड क्या क्या है ना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में विहित दंड क्या क्या है? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने या पूजा करने से रोकना, ये भी दंड इस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, ये दूसरा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ये भी विहित दंड के अंदर आता है। ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को नियोजित ठहराना। नेक्स्ट है किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अस्पताल में प्रवेश से मना करना, ये भी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना, ये भी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का एक ही अधिकार का उप सिद्धांत कहा है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा गया है। नेक्स्ट किस बाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 बाद में ये कहा गया है कि विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। किसमें? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और साक्षरता स्वतंत्रता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? किसमें कहा गया है? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बात में माना गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? ये कहा गया है चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता है। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किसके आधार पर नहीं किया जा सकता है? आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2019 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 16(4) के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत संविधान में अनुच्छेद 16(4) खा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया है 16(4) खा को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अग्रणी मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को अब असंवैधानिक घोषित किया है? किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया है? देवासन बनाम भारत संघ बाद में किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री एच.एम. कानिया थे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री एच.एम. कानिया थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? पिछड़े वर्गों की परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 18(1) में ये बात कही गई है। अब देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा 19 से 22 तक आता है, तो इसमें कौन सा 19वां आर्टिकल क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 21 दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 कामिक शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण भी करता है, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था? 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा जा सकता है? संरक्षण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। ये दो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? संरक्षण तथा निवास की स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है? 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया? 19(1) में 19(1) का में किया गया है। अनुच्छेद भाषण और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया है? अनुच्छेद 1(4) में, अनुच्छेद 19(1)(4) में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19(1) का में, 19(1) का में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 19(1) का में ही कहा गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? उल्लेख किसमें है? 19(1) खा में। अब देखते हैं, संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समता का अधिकार।
नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19(1) काम है। किसमें किया गया? 19(1) काम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) छा में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? 4 अभिव्यक्तियों की बात की गई। कौन सी? वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। ये 4 उपजीविकाओं, कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया? 4। कौन सी? वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20(1) में किया गया है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 20(1) में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी? यह किया गया है अनुच्छेद 20(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भाग 3 में अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है ये किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें देखते हैं नोट में क्या लिखा है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जब भी कोई आक्रमण या बाह्य हो तो कौन कौन से आर्टिकल आपके स्थगित हो जाएंगे? तो बाकी सारे हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 स्थगित नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 358, 359 में मिलता है। अनुच्छेद 358, 359 में संविधान के मूल अधिकारों का निलंबन का उपबंध मिलता है। अनुच्छेद 358 के किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 19 के। अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबन नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, उनके बारे में अभी हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और वो क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की अल्पसंख्यकों का अधिकार, यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24। नेक्स्ट इसको देखते हैं दोबारा से, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया है? सीमा का निर्धारण। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 24।
है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? कौन कौन से? आर्टिकल 14, 19 और 21। अनुच्छेद 14, 19, 21 को बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। किस बात के तहत यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, ये क्या गया है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये 1978 की बात है। ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करिएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार किन अनुच्छेदों को मिलाकर प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19(1) डी व अनुच्छेद 21 को मिलाकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेज का है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 देता है। जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में, पूरा अच्छे से देख लोगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इतना डिटेल में फंडामेंटल राइट अभी तक किसी ने नहीं कराया, जो मैं करवा रहा हूँ, और इससे बाहर फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं बाहर। शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी या हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध पानी शुद्ध जल का अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। दूसरा है अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध का अधिकार। ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से इनमें से एक और दे रखा होगा, तो वही आंसर होगा। इसको हम अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। फिर आता है निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में। ये क्वेश्चन कई बार बना है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार, और उससे नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। किसके? बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार। और फिर देखते हैं लास्ट क्या है, शयन का अधिकार, मतलब सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। ये अनुच्छेद 21 में क्या क्या आता है वो हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 21(1) के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक इसमें बोला गया अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978 में, मतलब 1921(a) जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसको हम किसी भी कारण सीमित नहीं कर सकते हैं। ये किसमें क्या गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया है? शिक्षा के अधिकार को 21(1) में कैसे शामिल किया गया था? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के द्वारा शामिल किया गया था ना। अब देखते हैं,
किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये किस में कहा गया था? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में ये बोला गया था, जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं है तुमको, है ना। ये अनुच्छेद किसके बाद में क्या गया था? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बाद में निर्णय दिया गया है कि तीव्र गति से विचारण का एक मूल अधिकार है? ये हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में बोला गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया है? ये किया है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बनता है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया गया था? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये 86वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 2002 में। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत एक मूल अधिकार प्रोषित किया गया था? ये किया गया था मोहिनी जैन मामले में किया गया था। किसमें किया था? मोहिनी जैन मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट में क्या दिया गया वो देखते हैं। मुरली देवरा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान मूल अधिकार का उल्लंघन माना तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया। फिर देखते हैं, विजय शर्मा बनाम भारत संघ में क्या बोला गया है? विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 के मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है ना। गर्भावस्था जो परीक्षण करवाते हैं ये इलीगल है। ये किस में बोला गया है? 2008 में विजय शर्मा बनाम भारत संघ में। नेक्स्ट देखते हैं, कामन काज और गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 को आया, जिसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु मतलब पैसिव यूथेनेसिया अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है ना। कोई व्यक्ति बीमार है जिसका कोई क्योर नहीं है बीमारी का, तो उसमें हम इच्छा मृत्यु की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21(1) में मिलता है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? अनुच्छेद 21 का में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आत्महत्या के अधिकार को किस बात के निर्णय में के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया है? आत्महत्या के अधिकार को किस बाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया था? पीर रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 में। नेक्स्ट देखते हैं, बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 22 में मिलता है। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 महीना तक। कितना? 3 माह तक। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक रखा जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
नेक्स्ट देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत इसके तहत निवारक निरोध व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई और 1978 में इसे पुनः निरसित कर दिया गया। देखते हैं, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम काफे पोसा 1974 में पारित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम कब पारित किया गया? 1985 में। नेक्स्ट देखते हैं, पोटा मतलब आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित किया गया है। अब हम देखते हैं मूलभूत स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 इसमें हम पूरा देखेंगे। अनुच्छेद 19 का में क्या गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खा में बोला है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 का में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 घा में बोला है भारत के राज्य क्षेत्र में समवर्त आवास संचरण कहीं भी घूम सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है अनुच्छेद 19 डा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 19 छा में बोला है किसी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार हमको देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना गया है? वाक स्वतंत्रता को। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? ये कहा है न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, संचरण के अधिकार के कितने आयाम है? तीन आयाम। कौन कौन से? देश के बीच संचरण का अधिकार, देश के बाहर संचरण का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार। ये अधिकार संचरण के अधिकार में शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया था? ये कहा गया था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में। अब हम देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार कौन कौन से हैं? ये भी अच्छे से तैयार करना है आपको। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार कौन से हैं? प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। ये सब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मूल अधिकार हैं, के अधीन मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? भारत की प्रभुता और अखंडता अगर आप खराब करेंगे तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विराम चिन्ह लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोक व्यवस्था अगर आप भंग करेंगे तब भी आपको उसको सीमित कर देगी सरकार। नेक्स्ट, राज्य की सुरक्षा में अगर बाधा बनेंगे तब भी आपकी ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, न्यायालय का अपमान करेंगे तब भी। और दूसरा, मानहानि। ये इन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी खत्म की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 1 छा के तहत एक मूल अधिकार है? सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका कमेटी 1989 में ये बोला गया है कि किसी भी सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना 19(1) छा के तहत एक मूल अधिकार है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, कार्य के बाद की विधि से। और दूसरा, दोहरे संकट से। और नेक्स्ट दिया हुआ है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के संरक्षण दिया गया है। अब देखते हैं दोहरा दंड का आशय क्या है। दोहरा दंड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरा दंड क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक
अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है ना। प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है ना। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ क्या है? केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और दैहिक स्वतंत्रता क्या है? दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वे सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। यह किस में बोला गया है? विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचना पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका पर। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की गिरफ्तारियां। कौन सा? सामान्य दंडिक विधि के अधीन और दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किससे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता है? किसे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता है? का में दिया हुआ है अंतर्देशीय शत्रु और खा में दिया हुआ है निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था का लागू करता है? आपात व शांति दोनों के समय में। नेक्स्ट देखते हैं भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी व्यक्ति के संबंध में किया गया प्रावधान क्या है? इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है तीसरा पॉइंट निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, है ना। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं आर्टिकल 22(4) तथा 5 के अधीन। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? सलाहकार बोर्ड की राय के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। और दूसरा है सलाहकार बोर्ड उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता गठित होगा। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और उनके बारे में देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नहीं दिए जाने से अतिलंघित होता है? अनुच्छेद 23। संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के
नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। नेक्स्ट देखते हैं, यदि राज्य दुर्बक्षी के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का आदेश बाल श्रम बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, और दूसरा कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। ये बलात् श्रम में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम कराया जाना बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष के कोई लोग काम नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। नेक्स्ट देखते हैं, कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा खान अधिनियम 1953, अगला देखते हैं शिशु अधिनियम 1966। ये बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल कौन कौन से हैं? दास प्रथा, बेगार अथवा बलाश्रम। नेक्स्ट इज, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, और देवदासियां। ये क्या है? मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23 के तहत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में किया गया था। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान शामिल है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिख को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, दूसरा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 25 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान द्वारा राज्य द्वारा अर्जन के अनुच्छेद 25-26 के अंतर्गत 25-26 का उल्लंघन नहीं होता है? मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का उल्लंघन नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 26 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हों? अनुच्छेद 27 में कहा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये 28(1) में कहा गया है।
किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में कहां पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? उद्देशिका और अनुच्छेद 25 से 28 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को, जो भारतीय तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है ये। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सभी राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? किसके द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, दूसरा स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं? 284 अधिनियम शामिल हैं 9वीं अधिसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं करती है? वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था संरक्षण का दावा नहीं करती है। नेक्स्ट, संविधान में अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने के मूल उद्देश्य क्या था? कृषि भूमि सुधार और इस प्रकार की कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रणयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1974 का संशोधन अधिनियम और निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975, ये किस में डाल दिए गए थे? 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए थे। अब हम देखते हैं शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण संबंधित है? अनुच्छेद 29। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित व संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है? अनुच्छेद 30 में ये बोला गया है, अनुच्छेद 30(2) में बोला गया है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 300 का में की गई है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता कब प्राप्त, किसके द्वारा आर्टिकल में प्राप्त की गई है? अनुच्छेद 300 का में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों का संरक्षण प्रदान प्राप्त है? अनुच्छेद 31 खा के तहत प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किन प्रावधानों को अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्राप्त है? किन प्रावधानों को है? पहला देखते हैं, किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना। नेक्स्ट, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन। गा में देखते हैं, कंपनियों का सम्मेलन। नेक्स्ट, निर्देशकों या शेयरधारकों के अधिकारी का निर्वाचन या रूपांतरण। अगला, खनिज पट्टों का निर्वाचन या उपांतरण। इन सबको 31 का के तहत संरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया है
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं? अनुच्छेद 31 खा के कारण हो जाते हैं। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति को वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 31(1) में कहा गया है ये। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है? इसको भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 12 के अध्याय 4 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। अब हम देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 32 के बारे में देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगला देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम व उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की। अब हम देखते हैं, किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। किसको माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को कहा जाता है पोस्टमार्टम। अब हम देखते हैं, ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिनमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? मैंडेमस कहा जाता है, जिसे परमादेश भी कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? किस मामले में यह निर्णय आया? केशवानंद भारती मामला 1973 में। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किस मामले का है? केशवानंद भारती मामला 1973 में। अब देखते हैं, मूल अधिकारों के संबंधित केस कौन कौन से अभी तक आए हुए, अच्छे से याद कर लेना इनको। पहला आया A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में आया। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। अगला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। चौथा आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। कई बार इनका क्या है, सीरियल नंबर दे देते हैं अरेंज करने के लिए, कौन सा पहले आया कौन सी बाद में, और कई बार इनकी ईयर पूछी जाती है कि कौन सा केस किस ईयर में आया, तो ये अच्छे से याद कर लेना, है ना। अगला देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? ये किया गया है बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में बोला गया है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस बाद में दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। अब हम देखते हैं मुख्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त किया मूल अधिकार कौन कौन से हैं? भारत और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त कौन कौन से मूल अधिकार हैं? विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। दूसरा देखते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध अनुच्छेद 20। अगला देखते हैं, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अगला है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21
काम है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ये अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिए गए हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन इज, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? धारा 309 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? इंदिरा साइनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी भी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसके अधिकारता क्षेत्र में आते हैं? उच्चतम और उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव। अगला क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस बाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया है? किसमें बताया था? इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ 1993 बाद में। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना, ये होता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रिट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है? परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रिट पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट पर। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? पहला है गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, दूसरा है निजी व्यक्तियों के विरुद्ध और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग या अनुपालन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हों, तब जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बाद में 93 संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया था? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में। अगला क्वेश्चन है, निवारक निर्विरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? पहला होता है अभ्यावेदन के अवसर का और दूसरा है गिरफ्तारी के आधार पर किए जाने का, गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार। पहला कौन सा है? अभ्यावेदन के अवसर का और दूसरा गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस सूची में निवारक निरोधक
संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया था? समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी थी उसके बारे में देख लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में हेबस कॉर्पस बोलते हैं। हेबस कॉर्पस, इसमें देखते हैं क्या क्या है। इनमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। अगला है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। अगली रिट हमारी होती है कौन सी? अगली रिट है परमादेश। परमादेश मैंडबस जिसको बोलते हैं। हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनमें उस कार्य को न करने संबंध में पूछा जा सके। अगली रिट हमारी है प्रतिषेध, प्रोविशन। इसका अर्थ है रोकना। किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को ये जारी करती है प्रोहिबिशन। अगली है उत्प्रेषण, जिसको सरसरी बोलते हैं। इसके द्वारा प्रमाणिक होना या सूचना देना का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। और 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? क्यू वारंटो। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्य में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकना है इस रिट का काम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना चाहिए? उच्च न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है? कौन सी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट कार्यवाही को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रिट विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी की जाती? कौन कौन सी? उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट, क्योंकि ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? कौन सी? उत्प्रेषण रिट। अब देखते हैं रिटों में मुख्य अंतर क्या क्या है। पहला है परमादेश, सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय बनाता है। परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है और प्रतिषेध निष्क्रिय होने का। नेक्स्ट परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबोधित होता है और उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करते हुए है। नेक्स्ट है प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है, वहीं उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना दोनों है। अगला है प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ हो, और उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ये डिफरेंस है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान क्या किया गया है? अनुच्छेद 34 में भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल संसद के पास है। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल को, अनुच्छेदों को देखेंगे शॉर्ट में, क्रिप्स नोट के तहत, ठीक है। पहला देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता।
अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। और 17वां आर्टिकल कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ये आर्टिकल अच्छे से याद होने चाहिए ना, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14 से 18 हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आता है अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल क्या कहता है और इसके सब क्लॉज कितने हैं? 19 में 6 सब क्लॉज हैं, उसको देखते हैं। 19 का में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 खा में कहा है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 गा में लिया हुआ है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 घा में बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण। 19 डा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार। 19 चा में बोला गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19 एक चा को लुप्त कर दिया गया है ना। अब 19 छा बचा हुआ है। 19 छः में क्या बोला गया है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल अच्छा है, इसको अच्छे से याद कर लेना 19 वाला पूरा डिटेल में। अनुच्छेद 20 में क्या बोला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 का में बोला है शिक्षा का अधिकार। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है अनुच्छेद 22। इसमें बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अब अगला आर्टिकल हमारा आता है अगला फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में क्या बात कही गई है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, है ना। अगला हमारा फंडामेंटल राइट आता है मौलिक अधिकार कौन सा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 28 बोलता है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। अगला हम देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या बोला है शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। वैसे ही अनुच्छेद 31 में बोला गया है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल ये कानूनी अधिकार है, इसको निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या बोला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार खत्म होता है। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन मौलिक अधिकार से